सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लैनेट। गुड मॉर्निंग। तो आज मंडे है और आज आपको 23 और 24 मई दोनों की बैंकिंग अवेयरनेस मिलने वाली है। ठीक है, तो है 4-5 खबरें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। बट आज की जो खबरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक खबर जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, आरबीआई ने लगभग 99,000 करोड़ रुपीस वो ट्रांसफर किया गया है। किसको? सरकार को किया गया है ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। और भी सेबी से रिलेटेड खबर है, एलआईसी से रिलेटेड खबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज अवेलेबल। तो मैं करके देता हूँ आपको। ठीक है, फटाफट, बहुत जल्दी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ी सी चीज़ ठीक कर लूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारी। ठीक है, तो आरबीआई, यही खबर मैंने आपको बताई थी। आरबीआई ने बेसिकली क्या किया है, आरबीआई तो ट्रांसफर 99,122 करोड़ एज सरप्लस टू गवर्नमेंट। तो आरबीआई जो है उसने उसने लगभग 99,122 करोड़ रुपए जो है वो सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो खबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मेरा माउस क्यों नहीं काम कर रहा? ओके ठीक है, ये जो अमाउंट है ना, ₹99,122 करोड़, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर ₹99,122 करोड़ एज अ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द 9 मंथ्स एंडेड मार्च 31 जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक। अब सबसे बड़े सवाल कि ये 9 महीने का ही क्यों ट्रांसफर किया गया है, जबकि ये पूरे साल का ट्रांसफर होना चाहिए था या होता है। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक वजह है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे सिचुएशन क्या है। तो आरबीआई ने बोला है कि वो 99,122 करोड़ रुपए जो है, जो सरप्लस है, वो सरकार को ट्रांसफर करेगी फॉर द ईयर एंडेड 9 मंथ्स, दैट इज फ्रॉम जुलाई से लेके मार्च 2021 तक। वो इसलिए किया है क्योंकि अब ये भी क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हो रही है। आपको पता होगा आरबीआई की जो ईयर थी वो फाइनेंशियल ईयर नहीं हुआ करती थी, राइट। आरबीआई की जो ईयर हुआ करती थी जून से जुलाई हुआ करती थी, राइट। 1 जून से 31 जुलाई तक, राइट। तो बट अब वो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने देखिए, इसलिए उन्होंने मार्च में एंड कर दिया, 31 मार्च को। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अब अप्रैल से वापस शुरू होगा। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये 9 महीने का ही दिया गया है, राइट। दिस इज मच हाइयर देन द what most has estimated and what the government itself had budgeted for. ओके, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, जितना बहुत सारे जो हमारे यहाँ वो हैं इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। इवन सरकार ने भी इतना पैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बजट नहीं बनाया था कि इतने पैसे हमें आरबीआई से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है, वो तो आपको बाद में समझ में आएगी। ठीक है, पर किसी ने भी इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने पैसे मिल जाएंगे या दिए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड ईयरमार्क्ड अ ट्रांसफर ऑफ 53,551 करोड़, 511 करोड़ से 53,511 करोड़ रुपीस जो है, ये ईयरमार्क किया था। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, याद रहे, निर्मला सीतारमन। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, निर्मला सीतारमन कहाँ से सांसद है, बताइए पहले मुझे। राज्यसभा से हैं, लोकसभा से हैं? अगर राज्यसभा से हैं तो कौन से राज्य से हैं? चलो मैं हिंट दे देता हूँ, वो कर्नाटका से हैं। अब आप मुझे बताइए कर्नाटका की कौन सी सीट है? ठीक है, तो आप अब मार्क उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, राइट। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि हमें उम्मीद थी कि 53,511 करोड़ रुपीस हमें मिलेंगे, बट दिस इज मच हाइयर देन व्हाट दे anticipated, right? The transfer was approved on Friday in the meeting of the regulators central board, during which the RBI's annual report was also approved. ये एक मीटिंग हुई थी जिसमें आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट भी अप्रूव होती है, उसमें ये फैसला लिया गया। इस मीटिंग को हेड करे थे आरबीआई के गवर्नर, जो कि हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, द सेंट्रल बैंक हैज चेंज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि उन्होंने अपना अकाउंटिंग पीरियड बदल दिया, अलाइनिंग इट विद द fiscal calendar April से March from this year, instead of the earlier July June calendar. It will come as a huge respite to the government. ठीक है, ये याद रखना। ये एक सवाल बनता है कि आरबीआई ने अपना फिस्कल ईयर कैलेंडर जो है, वो उन्होंने आरबीआई ने अपना कैलेंडर ईयर बदल के क्या कर दिया है, तो ये उन्होंने फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। ये इससे पहले क्या हुआ करता था, तो ये 1 जून से 31 जुलाई हुआ करता था, जो अब बदल दिया गया है, राइट। The surplus to be transferred by the RBI to the government of India is considerably higher than the budgeted level. बोला गया है, सबने वही बोला है कि जितना आरबीआई ट्रांसफर कर रही है सरकार को, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा है जितना जितना सरकार
चाह रही थी या सोच रही थी, उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो अब चलिए कुछ आरबीआई के आपको मैं स्टैटिक फैक्ट्स दे देता हूँ कि आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, आप सबको पता है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, पर अर्लियर इसका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, फिर 2-3 साल बाद ट्रांसफर कर दिया गया था। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, और इसके जो सबसे फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, एक बार पढ़ लो आप खुद से, फिर मैं करता हूं आपको। ठीक है, तो ये खबर क्या है, ये खबर है सेबी डबल्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एआईएफ वीसीएफ टू $1500 मिलियन। ठीक है, सबसे पहले एआईएफ क्या होता है, एआईएफ समझिए, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। बताइए एआईएफ क्या होता है। यार कोई जवाब ही नहीं देता है, हद हो गई है। न आप नहीं बताएंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं वैसे ही पढ़ा के चला जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं ये स्लाइड खत्म होने के बाद लास्ट में बताऊंगा आपको एआईएफ और वीसीएफ क्या होता है, जब तक आप सर्च कीजिए। ठीक है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन फ्राइडे डबल द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। भाई यहीं देख के बोल देते यार, एआईएफ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड, टू $1500 मिलियन। ठीक है, तो मार्केट रेगुलेटर जो है हमारी सेबी, उसने क्या किया है, उसने डबल कर दिया है किसकी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी उसको डबल कर दिया है हमारी किसने, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। किन किन लोगों के लिए, एक तो है एआईएफ के लिए जो कि है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी उनकी जो लिमिट जो थी इन्वेस्टमेंट की, उसको डबल कर दिया गया है टू $1500 मिलियन। The decision has been taken in consultation with the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, said in a circular। ठीक है, the decision has been taken in consultation with Reserve Bank of India। सेबी ने बोला है कि ये जो हमने डिसीजन लिया है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको डबल करने का, ये हमने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके लिया है। Currently, SEBI registered alternative investment fund or venture capital fund are permitted to invest overseas subject to an overall limit of $750 million। उन्हें बोला कि अभी फिलहाल जो एआईएफ है हमारी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और जो हमारी वीसीएफ है वेंचर कैपिटल फंड, उनको जो अभी फिलहाल ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट है वो $750 मिलियन है, जो कि बढ़ा के अब $1500 कर दिया गया है। The said limit has now been enhanced to $1500 million। मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। Under the rules, AIFs and VCF, AIF again is alternative investment fund and VCF is again venture capital fund। तो बोला गया under this rule, इस रूल के अकॉर्डिंग AIF और VCF need to mandatorily disclose the utilization of overseas investment limit within 5 working days of such usage on the market regulators intermediary portal। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी AIF और VCF है, उसको ये मैंडेटरी होगा कि उसको 5 वर्किंग डेज के अंदर अपनी क्या दिखानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट लिमिट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ सच यूसेज ऑन द मार्केट रेगुलेटर, डिस्क्लोज द यूटिलाइजेशन ऑफ, कितना उन्होंने यूटिलाइज किया है किस चीज का, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट का। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि $1500 मिलियन का आपने उसको लिमिट दे दी है तो कोई बंदा सीधा 1500 ही करेगा, कोई 500 करेगा, कोई 700 करेगा, कोई कुछ भी कर सकता है। बट उन्होंने बोला है कि जब भी कोई एआईएफ और वीसीएफ इसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको नेक्स्ट 5 वर्किंग डे के अंदर इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ भैया हमने इतनी इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, राइट। एंड वही साफ साफ लिखा है, अंडर द रूल ऑफ एआईएफ्स एंड वीसीएफ्स नीड्स टू मैंडेटरीली डिस्क्लोज the utilization of overseas investment limit within 5 working days of such usage on the market regulators intermediary portal। तो मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी के इंटरमीडिएरी पोर्टल पे आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी खबर। अब मैं आपको सेबी की थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, सेबी जो है वो स्टेब्लिश हुई थी ऑन April 12, 1992 में। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर है सेबी का मुंबई में और चेयरमैन है सेबी के अजय त्यागी। अजय त्यागी को लगातार एक्सटेंशन मिला जा रहा है। इनका इनका जो टेन्योर है कब का खत्म हो चुका है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड एनीथिंग एल्स। सरकार अभी फिलहाल अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहती है तो उनको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसे करके एक्सटेंशन दिए जा रही है, राइट। लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। Equitas Small Finance Bank offers online process for NRI अकाउंट ओपनिंग। तो बेसिकली क्या किया है Equitas Small Finance Bank जो है, उन्होंने एक स्पेशल ऑफर, एक स्पेशल स्कीम चलाई है जिसके तहत जो एनआरआई है वो कहीं भी रहते हुए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बशर्ते उनको डॉक्यूमेंट भिजवानी पड़ेगी उसके कुरियर के थ्रू। अब आप देख लीजिए, बताता हूं मैं आपको खबर क्या है। ठीक है,
तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है हमारे देश की हैज नाउ बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर इट्स एनआरआई कस्टमर सेगमेंट द ईज ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन. द कंपनी विल also be able to only also be able also be the only one in the small finance bank sector to have virtual relationship manager based on its on time zones. ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो क्या करने जा रही है, वो पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगी जो कि एनआरआई कस्टमर सेगमेंट को टच करने जा रही है. किसके लिए? कि आप हमारे यहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन. ठीक है. The company will also be the only one in the small finance bank sector to have virtual relationship manager based on the time zones. और ये पहली बार वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर भी रखेगी किसके? टाइम जोन के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रही है. The online process of account opening for NRIs can done via smartphone or computer connected to internet. तो ये बेसिक सी चीज है. The applicants will have a span of 90 days to courier documents after account opening. मैंने क्या बोला था आपको? कुरियर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स. तो उसके लिए आपको 90 दिन का एक क्या बोलते हैं वो मिलेगा, टाइम फ्रेम मिलेगा कि 90 डेज के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो बैंक में रिक्वायर्ड हैं वो आपको भेजने पड़ेंगे उस बैंक की ब्रांच में, राइट. With this pioneering move, Equitas Small Finance Bank is seamlessly increasing opportunities for its NRI, NRI account holders to manage their investment deposits and the income earned in India. तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, इससे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपनी रीच बढ़ा रही है. किस सेगमेंट में? एनआरआई सेगमेंट में भी. ठीक है. is seamlessly increasing opportunities for its NRI account holders to manage their investment, ताकि वो जो NRI उनके यहाँ अकाउंट खोले वो अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाए, डिपॉजिट कर पाए एंड द इनकम अर्न इन इंडिया, और जो भी इनकम वो इंडिया में कमा रहे हैं उसको भी इजिली मैनेज कर पाए. मान लो कोई एनआरआई है, ठीक है, जिसका दिल्ली में एक फ्लैट है, ठीक है, पर वो उसका यहाँ पे कोई नहीं है, उसने उसको रेंट पे लगा दिया, वो रहता है, मान लो वो यूएस रहता है, तो ठीक है, तो यहाँ से जो उसको रेंट मिलेगी वो अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू, जो जैसे मान लो उसने इक्विटास में अकाउंट खुलवाया है, तो वो यहाँ से पैसे लेके अपने वहां ट्रांसफर करवा लेगा. सिमिलरली अगर कोई बंदा यूएस में रहता है, उसके कोई रिलेटिव इंडिया में रहते हैं जिनको उनको पैसे देने हैं इंडिया में, तो ही कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ द बैंक और एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ बैंक ये कर पाएंगे, राइट. Through banking alliances, Equitas Bank also offers online and offline remittance facilities to its NRI customers. ठीक है, यही मैंने आपको बताया. बैंकिंग अलायंसेज के थ्रू इक्विटास बैंक जो है ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रेमिटेंस फैसिलिटीज. ऑनलाइन और ऑफलाइन रेमिटेंस फैसिलिटीज भी देगी टू इट्स एनआरआई कस्टमर्स को एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स, thereby making it easier and beneficial for transfer their overseas earnings to India seamlessly. वही मैंने बोला कि वो उसको एक्सचेंज की भी फैसिलिटी देगी एनआरआईज को, ताकि वो अपने पैसे इजिली बाहर से इंडिया में ट्रांसफर कर पाए. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. लेट मी गिव यू सम फैक्ट्स अबाउट दिस. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में. ये शुरू हुई थी 5 सितंबर 2016 को. टैगलाइन है इसका इट्स फन बैंकिंग, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं वासुदेवन Narasimha. Vasudevan P. Narasimha is the MD and CEO of Equitas Small Finance Bank, which is headquartered in Chennai. ठीक है, let's move to the next slide. RBI imposes penalty on City Union Bank and 3 others lender. ठीक है, तो RBI ने City Union Bank पे और 3 अदर बैंकों पे पेनल्टी लगाई है. अब मैं आपको बताता हूँ कितनी पेनल्टी लगाई है और 3 अदर जो बैंक हैं वो कौन कौन से हैं. तो RBI has imposed a monetary penalty on City Union Bank तमिलनाडु. City Union Bank पे लगाया है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पे लगाया है और 2 अदर पे लगाया है फॉर contravention on certain directions issued by the central bank. ऑब्वियसली बात है, इन लोगों पे पेनल्टी कब लगती है? जब आरबीआई कोई गाइडलाइंस देती है और ये उसको फॉलो नहीं करते हैं, या पार्शियली फॉलो करते हैं. कुछ लोग तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग पार्शियली फॉलो करते हैं, तो उस केस में आरबीआई इनके ऊपर पेनल्टी लगाती है. ठीक है. अब देखिए किसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगी है. अ पेनल्टी ऑफ ₹1 crore हैज बीन इम्पोज्ड ऑन सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आरबीआई लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर डायरेक्शंस. ठीक है, बेसिकली आरबीआई जो है वो गाइडलाइंस देती है कि आपको कितने पैसे किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने हैं या फिर लोन देनी है. तो आरबीआई ने बोला कि हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने जितना पैसा इनको बोला था कि आपको माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन के तौर पे देना पड़ेगा, ये उसमें कोताही बरत रही थी, ये उसको इग्नोर कर रही थी, राइट. तो इसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगी है.
Direction 2017 and the circulars on educational loan scheme and credit flow out to agriculture. Similarly, ना तो वो जो एजुकेशनल को हमने बोला था लोन देने के लिए ना वो फॉलो कर रहे थे, ना ही वो एग्रीकल्चर को लोन देने वाली स्कीम को फॉलो कर रहे थे, लोन्स वेवर ऑफ मार्जिन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो बहुत सारी चीजें थी जो आरबीआई सिटी यूनियन बैंक फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल सिटी यूनियन बैंक जो कि एक यूएस बेस्ड बैंक है उसके ऊपर उसके इंडिया के जो ऑपरेशन है उस पे 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। हालांकि मैं आपको एक और खबर बता दूं कि आपको पता होगा सिटी यूनियन बैंक जो है अपना धंधा पानी बूढ़े इन्वेस्टर समेट के इंडिया से निकल जाने वाली है, राइट। उन्होंने अपनी चीजें समेटनी शुरू कर दी इंडिया में। इन अनदर स्टेटमेंट द आरबीआई सेड इट हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक for non-compliance with certain provisions of directions issued by it on cyber security framework in banks. Similarly, 1 करोड़ की पेनल्टी उसने लगाई है सिटी यूनियन बैंक पे, और 1 करोड़ की ही पेनल्टी उन्होंने लगाई है किसके ऊपर? तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। किसके लिए लगाई है? उनके ऊपर तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के ऊपर भी 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन, नॉन कंप्लायंस किस चीज का? ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक। जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो होता है ना, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, कार्ड बेस्ड फ्रॉड्स हैं, ऑनलाइन आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग है आपके पास उसकी उसके रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इसको लेके हर बैंक जो है अपने आप को साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रही है ताकि उनके कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो सके। तो आरबीआई ने यही बोला कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ना, हमने जो हर बैंक के लिए गाइडलाइंस जारी की है, ये तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक उसको फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमने उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹90 लाख ऑन नूतन नागरिक सहकारी बैंक अहमदाबाद। एक नूतन नागरिक सहकारी बैंक जो है ये अहमदाबाद की बैंक है, इसके ऊपर 90 लाख रुपए की पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, आरबीआई ने बोला है कि आपको इंटरेस्ट मतलब आरबीआई ने फिक्स कर दिया है बेसिकली कि आपको क्या बोलते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट है और एफडी है और आरडी है उसके ऊपर आपको एक बेसिक आरबीआई का गाइडलाइंस है कि आपको आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक डेडलाइन सेट होती है कि आप मैक्सिमम 6% या 8% दे सकते हो सेविंग अकाउंट, उससे कम दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। सिमिलरली विद एफडी एंड सिमिलरली विद आरडी एज वेल, बट this Nutan Nagarik Sahakari Bank was not following the RBI's guidelines regarding the interest rate on deposits। जो डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट मिला था या तो वो बहुत ज्यादा कम दे रही होगी, जैसे आरबीआई ने बोला मिनिमम आपको 4% तो देने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, तो वो हो सकता है 2% दे रही हो, तो ये हमें नहीं पता, बट आरबीआई को पता है कि उन्होंने वो उनकी जो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स वाला जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रही थी। नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही थी एंड सर्कुलर ऑन फ्रॉड्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। और जो फ्रॉड होते हैं ना बैंकों के कस्टमर्स के साथ उसको वो मॉनिटर नहीं कर रही थी, ना ही उसको वो रिपोर्ट कर रही थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक अहमदाबाद के ऊपर 90 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। The Apex Bank has also imposed a monetary penalty of ₹10 lakh on Daimler Financial Services India Private Limited Pune for non-compliance with certain provisions of the directions issued by RBI। ये भी आरबीआई के थोड़े से डायरेक्शंस जो थे उसको फॉलो नहीं कर रही थी। कौन सी थी ये? 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज पुणे बेस्ड है। डेमलर, इट्स डाइमलर, डाइमलर बोल सकते हो या डेमलर बोल सकते हो, आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना एक बार। डाइमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ पुणे बेस्ड कंपनी, इसके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो एक बार ध्यान दे दीजिए, ठीक है। 4 बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाई है। सिटी यूनियन बैंक के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी है, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी है, नूतन नागरिक सहकारी बैंक जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड बैंक है उस पर 90 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है, और चौथी बैंक है जो फाइनेंशियल कंपनी है डाइमलर फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि पुणे बेस्ड है, उसके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो सोचिए मैंने एक स्लाइड में आपको 4 खबरें कवर करवा दी हैं, राइट। इसको लोग 4 अलग अलग क्वेश्चन बना के आपको 4 दिखाएंगे, हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आज। ठीक है, तो लेट्स सी लास्ट। LIC हाइक्स इट्स स्टेक इन यूनियन बैंक टू ओवर 5%। LIC जो है, अच्छा मैंने उसका आपको आरबीआई वाला मैंने आपको बताया नहीं ना, बट आरबीआई वाला मैंने आपको ऑलरेडी पिछले में बता दिया था कब कब फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो चलो LIC वाली खबर पर चलते हैं। LIC ने क्या किया है बेसिकली कि LIC जो है उसने और शेयर खरीद लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, और अब उनका जो शेयर है वो 5% से ऊपर चला गया है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग हैज रिजन by over 5% in the state-run Union Bank of India with acquisition of nearly 2% additional stake in the bank। तो LIC ने 2% एक्स्ट्रा स्टेक, LIC बेसिकली LIC जो है उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्टेक खरीदा हुआ था, उसने 2% और स्टेक खरीद दिया, तो अब उनका जो स्टेक है वो 5% से ऊपर चला गया है। ठीक है,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हेल्ड 3.09% स्टेक इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहले उसके पास 3.09% का स्टेक हुआ करता था अर्लियर, रिप्रेजेंटिंग जो कि इतने इक्विटी शेयर्स थे बैंक के उनके पास, कितने थे भाई साहब, 19 करोड़ 79 लाख 23,251 शेयर इक्विटी शेयर्स थे किसके पास, लाइफ इंश्योरेंस के पास, किसके, यूनियन बैंक के। जो अब उन्होंने बढ़ा के 2% जैसे ही बढ़ गया 3.09 से, तो अब वो 5.06% हो गया है। और अब उनके पास जो शेयर है वो है 34 शेयर, that is 34 crore 57 lakh 64,764 shares as per the regulatory filing of Life Insurance Corporation sent to exchange through Union Bank of India on Friday। ठीक है, तो बेसिकली अब उन्होंने जो और शेयर खरीदे हैं, उसके बाद पहले शेयर थे उनके पास लगभग 19 करोड़, अब उनके पास हो गए 34 करोड़, 34.5 करोड़। ठीक है, तो द लाइफ इंश्योरेंस बेहेमथ पिक्ड अप, इतने शेयर उन्होंने पिक किए हैं फॉर द बैंक इन अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो कि 20 मई को किया गया था, उसमें उन्होंने इतने शेयर खरीदे, जिसके बाद उनकी जो टोटल टोटल वर्थ है, टोटल शेयर वैल्यू है, वो 5.06% हो गई है। ठीक है, जो कि पहले 3.09% हुआ, सॉरी मेरे को लिखना नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए, जो पहले 3.09% हुआ करती थी, ठीक है, अब बढ़ के 5.06% हो गई है, जो कि 5% को एक्सीड कर गई है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एलआईसी की कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। स्टेब्लिशमेंट एलआईसी की जो है वो 1956 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन है, बहुत फेमस नाम है, कोई नहीं भूल पाता है इसको, एमआर कुमार जो है एलआईसी के चेयरमैन है, सबको पता होगा। और यूनियन बैंक की अगर हम बात करें, तो यूनियन बैंक जो है वो 1919 11 नवंबर 1919 में स्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और एमडी है और सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्री राजकिरण राय जी। ठीक है, आई होप अब जो मैंने आपको नई चीजें शुरू की हैं, हर बैंक की छोटी मोटी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका फायदा हो इससे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है, थोड़े से वीडियोस देखिए ताकि आपका फायदा हो। ठीक है, और जितनी जल्दी मैं चीजें खत्म करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, और मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाए कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आई होप आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।